सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर फंसे हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पहाड़ हैं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, और ऊपर आसमान में लगातार बिजली चमक रही है। ऐसी जगह पर अगर अचानक आपको जमीन के अंदर से एक इंसानी हाथ दिखाई दे जाए तो आप क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे या वहां से भाग जाएंगे? लेकिन इस कहानी में जिस पुलिस वाले को वो हाथ मिलता है, वही उस हाथ के पीछे छिपे राज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस कहानी में असली कातिल कोई बाहर का आदमी नहीं है। कहानी शुरू होती है केरल की एक बेहद सुनसान पहाड़ी जगह एलावीजा पूंचीरा से। यहां समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर एक छोटा सा पुलिस वायरलेस स्टेशन है। यह जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि यहां अक्सर तेज तूफान आते हैं और बिजली गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसीलिए यहां तैनात पुलिस वालों का काम सिर्फ कानून व्यवस्था संभालना नहीं, बल्कि लोगों को इस खतरनाक इलाके से दूर रखना भी है। इसी स्टेशन पर वापस लौटता है मधु एक पुलिस कांस्टेबल है। उसका स्वभाव थोड़ा शांत है, ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ महसूस होता है कि उसके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। स्टेशन पर उस समय एक और पुलिस वाला मौजूद है, वेंकायम, लेकिन उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है और अगले दिन स्टेशन पर नया पुलिस वाला आने वाला है, सुधी बिल्कुल मधु के उलट है। वो ज्यादा बात करता है, मस्ती करता है, लोगों की निजी जिंदगी में भी जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेता है, और यही आदत आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी घटना होती है जो पूरे इलाके को हिला देती है। एक दिन एक महिला अपने 2 बेटों के साथ पहाड़ी पर आती है। वो जगह उसके लिए खास है क्योंकि उसके दिवंगत पति ने कभी इसी इलाके में पुलिस की ड्यूटी की थी। महिला काफी समय से इस जगह को देखना चाहती थी, लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकने लगती है। मधु खतरा समझ जाता है। वह महिला और उसके एक बेटे को पुलिस स्टेशन के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन दूसरा बेटा किसी काम से वापस नीचे चला जाता है। और तभी आसमान में जोरदार बिजली चमकती है। एक पल के लिए पूरा पहाड़ रोशनी से भर जाता है। कुछ देर बाद जब तूफान शांत होता है, महिला अपने बेटे को आवाज देती है। कोई जवाब नहीं आता। पुलिस वाले उसे ढूंढने निकलते हैं और फिर उन्हें उसका शव मिलता है। बिजली ने उसकी जान ले ली थी। यह घटना मधु को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि इस पहाड़ पर बिजली सिर्फ मौसम नहीं है, यहां बिजली मौत बनकर गिरती है। अगले दिन सुधी स्टेशन पर पहुंचता है। शुरुआत में दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सुधी थोड़ा लापरवाह है, उसे लोगों को ऑब्जर्व करने की आदत है, यहां तक कि वह पहाड़ी पर आने वाले एक कपल की प्राइवेट मोमेंट्स में भी ताक झांक करने की कोशिश करता है। मधु उसे समझाता है दूसरों की जिंदगी में ज्यादा दखल देना ठीक नहीं है, लेकिन सुधी सुधरने वालों में से नहीं है। इसी दौरान पुलिस को एक बेहद अजीब खबर मिलती है। पूरे इलाके में एक महिला के शरीर के अलग अलग हिस्से मिल रहे हैं, कहीं हाथ, कहीं पैर और कहीं शरीर का कोई और हिस्सा। पुलिस के लिए यह अब सिर्फ एक मिसिंग पर्सन का मामला नहीं रह जाता, ये एक ब्रूटल मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका है। ऊपर से मौसम खराब है, इलाका सुनसान है और पुलिस के पास क्लूज बहुत कम है। एक दिन कुछ पुलिस अधिकारी जांच के लिए पहाड़ी पर आते हैं। सुधी भी उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है, लेकिन तभी उसकी नजर आसपास घूम रहे कुछ कुत्तों पर पड़ती है। कुत्ते जमीन के एक हिस्से को बार बार खोद रहे होते हैं। सुधी को शक होता है, वह मिट्टी हटाता है और अचानक उसे जमीन के अंदर कुछ दिखाई देता है, एक इंसानी हाथ। सुधी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी चीज उसके पीछे खड़ा मधु है। मधु हाथ में बंदूक लिए सीधे सुधी की तरफ देख रहा है। सुधी समझ जाता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वह तुरंत ऐसा दिखाता है जैसे उसे जमीन में कुछ मिला ही नहीं। मिट्टी वापस डाल देता है, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल है, मधु ने उस हाथ को यहां क्यों छिपाया है? और अगर ये उसी महिला की लाश का हिस्सा है तो बाकी शरीर कहां है? सुधी अब मधु से डरने लगता है। वह सोचता है कि शायद मधु ही इस पूरी हत्या के पीछे है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए वह चुपचाप मधु के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करता है। उधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है।
लेकिन सुधी की परेशानी भी बढ़ती जाती है। एक दिन मधु अचानक उसे पकड़ लेता है, उसे बांध देता है और सुनसान जगह पर छोड़ देता है। सुधी समझ जाता है अब उसकी जान खतरे में है, लेकिन मौका मिलते ही वह खुद को छुड़ाता है और भागने लगता है। मधु उसके पीछे दौड़ता है, पहाड़ों के बीच, बारिश, अंधेरा और लगातार बिजली। सुधी पूरी ताकत से भागता है, लेकिन आखिरकार मधु उसे पकड़ लेता है। अब सुधी को लगता है कि आज उसकी मौत निश्चित है, लेकिन मधु उसे मारता नहीं, बल्कि उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। फिर दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं। मधु उसके सामने चिकन बिरयानी रखता है और यहीं से फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा शुरू होता है। सुधी खाना खा रहा होता है और मधु धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कहानी बताना शुरू करता है। मधु की शादी अमृता से हुई थी, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। शादी के बाद मधु को सेक्सुअल प्रॉब्लम थी। उनका रिश्ता लगातार खराब होता गया, दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और इसी दौरान अमृता की जिंदगी में एक दूसरा आदमी आ गया। मधु को शक था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन मधु ड्यूटी से घर वापस आता है और देखता है कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मधु पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब उसे अपनी पत्नी का सुसाइड नोट मिलता है। अमृता प्रेग्नेंट थी और जिस बच्चे को वह अपने अंदर लेकर चल रही थी वह मधु का नहीं था। उसने अपने पति को धोखा दिया था और इसी गिल्ट ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। अब यहां से मधु का दिमाग पूरी तरह टूट जाता है। वह अपनी पत्नी की मौत को स्वीकार नहीं कर पाता। वह उसके शरीर के टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को फ्रीजर में छिपा कर रख देता है। यानी जिस महिला के शरीर के टुकड़े पुलिस पूरे इलाके में खोज रही थी वह कोई अजनबी नहीं थी, वह मधु की पत्नी अमृता थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था। अमृता का अफेयर किसके साथ था? सुधी धीरे धीरे मधु की बात सुन रहा था। फिर उसने पूछा, उस आदमी का क्या हुआ? मधु कुछ नहीं कहता, बस उसकी तरफ देखता है और फिर बिरयानी की तरफ देखता है। सुधी का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसे समझ आने लगता है कि मधु असल में क्या कह रहा है। मधु ने उस आदमी को भी नहीं छोड़ा था और जिस चीज को सुधी अभी तक चिकन बिरयानी समझकर खा रहा था उसमें कुछ ऐसा था जिसे जानने के बाद उसके लिए उल्टी रोकना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी तक सुधी को यह नहीं पता कि जिस आदमी की बात हो रही है वह खुद वही आदमी है। अमृता के फोन रिकॉर्ड्स पुलिस के हाथ लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे सच्चाई तक पहुंचती है। अमृता लगातार सुधी से बात करती थी। वह सुधी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता चुकी थी, लेकिन सुधी उस समय किसी दूसरी महिला से शादी करने वाला था। उसने अमृता से दूरी बना ली। अमृता अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, वह बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन सुधी ने उसे स्वीकार नहीं किया और इसके बाद अमृता ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मधु को जब यह सब पता चला तो उसके अंदर का गुस्सा और दर्द एक खतरनाक बदले में बदल गया। अब सुधी के सामने पूरी सच्चाई थी। मधु ने उसकी पत्नी को नहीं मारा था, लेकिन उसकी मौत के बाद मधु ने उसके शरीर के साथ जो किया वह इंसान के टूट जाने की सबसे भयानक तस्वीर थी। और अब मधु के सामने सुधी बैठा था, वही सुधी जिसकी वजह से अमृता की जिंदगी बर्बाद हुई थी। मधु सुधी को मारने का फैसला कर चुका था, लेकिन वह ऐसा तरीका चुनता है जिसे देखकर किसी को भी शक करना मुश्किल हो। बाहर मौसम खराब है, आसमान में बिजली चमक रही है। मधु सुधी को एक मेटल फेंस के पास ले जाता है, फिर उसे उस फेंस से बांध देता है। सुधी समझ जाता है कि मधु उसे गोली नहीं मारने वाला। वह उसे उस जगह छोड़ देता है जहां बिजली गिरने का खतरा सबसे ज्यादा है। कुछ ही देर बाद आसमान में जोरदार बिजली चमकती है और एक तेज लाइटनिंग स्ट्राइक सुधी की जान ले लेती है। अब देखने में ये एक नेचुरल डेथ है, एक एक्सीडेंट, एक और आदमी जो पहाड़ की बिजली का शिकार हो गया। लेकिन असल में ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मधु की बनाई हुई हत्या थी। कुछ समय बाद पुलिस वहां पहुंचती है। सुधी की मौत को देखकर सबको लगता है कि वह लाइटनिंग स्ट्राइक का शिकार हुआ है, लेकिन एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगती है। वे आसपास ध्यान से देखता है और उसे फेंस पर
मधु की शर्ट का फटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। अब उसे समझ आ जाता है कि सुधी की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, मधु का हाथ इसमें था। लेकिन इसके बाद फिल्म एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। वह सीनियर ऑफिसर मधु की कहानी समझ जाता है, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी में लगभग इसी तरह का दर्द देखा है। वह जानता है कि धोखा किसी इंसान को अंदर से किस तरह तोड़ सकता है। वह यह भी समझता है कि मधु ने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन फिर भी वह सच्चाई को दबा देता है। वह रिपोर्ट में यही दर्ज करता है कि सुधी की मौत बिजली गिरने से हुई, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं थी, और इस तरह मधु बच जाता है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या मधु सच में जीत गया, या फिर वह अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से के लिए उस पहाड़ की तरह अकेला हो गया? क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे डरावनी चीज हत्या नहीं है, सबसे डरावनी चीज है एक इंसान का धीरे धीरे टूट जाना। मधु अपनी पत्नी को खोता है, उसके बाद उसके अंदर का इंसान भी कहीं खो जाता है। वह बदला लेता है, लेकिन बदला लेने के बाद भी उसका दर्द खत्म नहीं होता। और शायद यही फिल्म का सबसे बड़ा पॉइंट है। एला वीजा पूंचीरा सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो प्यार, धोखे और अकेलेपन के बीच धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देता है। और इस कहानी का सबसे खतरनाक कैरेक्टर शायद मधु भी नहीं है, बल्कि वो दर्द है जो इंसान को सही और गलत के बीच का फर्क भुला देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी डार्क मलयालम थ्रिलर मूवीज पसंद हैं जहां कहानी धीरे धीरे खुलती है और एंडिंग के बाद भी दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं, तो एला वीजा पूंचीरा एक ऐसी फिल्म है जिसे एक बार जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही रहस्यमयी फिल्मों की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए DKM फिल्म के साथ।